एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ राम दुलारी अपनी पुरानी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उनके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। राम दुलारी दिन रात मेहनत करती थी ताकि उनकी चार बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन सकें। एक शाम राम दुलारी और उनकी चार बेटियां झोपड़ी में बैठी हैं। वो चारों बेटियां जमीन पर बैठकर खाना खा रही हैं। चारों बेटियां अपनी माँ को उदास देखती हैं। आप रोज इतना काम करती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। एक दिन हम बड़े होकर आपका सारा बोझ हल्का कर देंगे। हाँ माँ, मैं शहर जाकर हीरे जवाहरात का व्यापार करूंगी, फिर आपको ढेर सारे गहने दूंगी। और मैं किसी बड़ी कंपनी में काम करूंगी, आपके लिए बड़ा घर और गाड़ी खरीदूंगी। मैं तो डॉक्टर बनूंगी माँ, ताकि आपकी सारी थकान और बीमारियां दूर कर सकूं। अरे वाह, मेरी बेटियां तो बड़े बड़े सपने देख रही हैं। ये सब सुनकर मुझे सच में अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटियों, याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही सबसे अच्छा होता है। तो माँ, अगर हम मेहनत करेंगे तो आप हम पर गर्व करेंगी? हाँ बेटी, मैं गर्व तभी करूंगी जब तुम अपनी कमाई से सिर्फ खुद का ही नहीं, दूसरों का भी भला करोगी। कुछ सालों बाद राम दुलारी की मेहनत रंग लाई। उनकी चारों बेटियां पढ़ लिख कर काबिल बन गईं। राम दुलारी की सबसे बड़ी बेटी सुनीता ने अपने हुनर को आगे बढ़ाया। उसने शहर के एक छोटे से कमरे में अपनी सिलाई मशीन लगाई और कपड़ों का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। शुरुआत में उसने छोटे घरों के लोगों के लिए कपड़े सिले, लेकिन जल्द ही उसकी मेहनत और डिजाइन का हुनर लोगों को पसंद आने लगा। सुनीता ने अपने काम को इतना बढ़ाया कि उसने एक बड़ी फैक्ट्री और शोरूम खोल लिया। दूसरी बेटी कामिनी ने अपनी समझदारी और लगन से हीरे जवाहरात के व्यापार में कदम रखा। उसने गांव के एक छोटे से ज्वेलर के यहाँ काम सीखा और धीरे धीरे शहर में अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। कामिनी ने ग्राहकों के भरोसे को अपनी सबसे बड़ी दौलत माना। उसकी ईमानदारी और मेहनत के दम पर उसका काम बढ़ता गया और आज वो एक आलीशान घर में रहती है और देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक की मालकिन है। तीसरी बेटी लता ने अपनी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसने जल्दी ही एक ऊंचा पद हासिल किया। आज लता अपनी कंपनी की सबसे सफल मैनेजर्स में से एक है और उसके पास कई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सबसे छोटी बेटी रीना हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने विदेश में जाकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। कई मुश्किलों के बाद भी उसने हार नहीं मानी। आज रीना विदेश में एक बहुत सफल डॉक्टर है। चारों बेटियां अमीर तो बन गईं, लेकिन अपनी मां को वे भूल बैठीं। अपनी दुनिया, अपने सपनों और अपनी व्यस्त जिंदगी में उन्हें अपनी बूढ़ी मां की टूटी झोपड़ी और सूखी रोटियां याद नहीं आई। राम दुलारी अकेले ही अपनी झोपड़ी में गुजारा करने लगी। अरे देखो मेरी नई शोरूम की तस्वीर, बिल्कुल शानदार लग रही है ना? मेरे नए डायमंड सेट्स भी कल आएंगे, आप सबको बुलाऊंगी। और मैं तो इतनी बिजी हूँ कि सुबह से रात तक काम में फंसी रहती हूँ। बड़े बंगले और गाड़ियों में घूमती हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता। हाँ, मुझे भी हॉस्पिटल में दिन रात काम करना पड़ता है, लेकिन आप सबकी सफलता देखकर अच्छा लग रहा है। चलो अगली छुट्टी में मिलते हैं। चारों बेटियां वीडियो कॉल में मस्ती कर रही थीं, लेकिन उनकी मां की याद अभी तक किसी को नहीं आई। कोई भी मां का जिक्र नहीं करती। एक शाम राम दुलारी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। उनकी आंखों में उदासी है। उनके बगल में एक पुराना फोन रखा है। वे फोन उठाती हैं और अपनी बड़ी बेटी सुनीता को लगाती हैं। सुनीता, कैसी है बेटी? सब ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मुझे अभी मीटिंग के लिए देर हो रही है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटी, बस यही पूछना था। तुम बहुत व्यस्त रहती हो। हाँ माँ, आजकल बहुत काम है। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। सुनीता फोन रख देती है। राम दुलारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फोन पर कामनी, लता और रीना को फोन करती हैं, लेकिन उन्हें भी हर बार कोई ना कोई बहाना मिलता है। समय बीतता गया, लेकिन दौलत ने उन्हें इतना व्यस्त कर दिया कि वे अपनी मां को भूल गईं। वे अपने अपने काम में इतनी व्यस्त हो गईं कि उन्हें अपनी मां की टूटी फूटी झोपड़ी और सूखी रोटियों की थाली की याद भी नहीं रही।
कुछ समय बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। लोगों के घर टूट जाते हैं और खाने पीने का सामान नष्ट हो जाता है। सारे गांव वाले सरपंच के पास इकट्ठा होते हैं। गांव वालों, हिम्मत रखो, इस मुश्किल घड़ी में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। सरपंच जी, हमारी सारी फसलें बह गईं, घर टूट गए, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है, हमारे बच्चों का क्या होगा? सरपंच जी, कोई तो रास्ता निकालिए, हम भूखे मर रहे हैं। उसी वक्त राम दुलारी वहां आती है और सबकी परेशानी देखती है। हिम्मत मत हारो भाइयों, इस मुश्किल में हम सब साथ हैं। माँ जी, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पानी, खाना, रहने की जगह सब कुछ खत्म हो गया। क्या आप हमें कोई रास्ता बता सकती हैं? मेरे पास कोई धन दौलत तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां शहर में रहती हैं और वे बहुत सफल हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। हो सकता है कि वे गांव वालों की कुछ मदद कर सकें। क्या आप सच में अपनी बेटियों से मदद मांगेंगी? माँ जी, हम आपकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं अपनी बेटियों को याद दिलाऊंगी कि उनका असली धर्म और कर्तव्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना भी है। हमें विश्वास है कि वे गांव वालों की मदद करेंगी। माँ जी, आपकी बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। बिल्कुल, सब लोग एक साथ हों तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। माँ जी, कृपया तुरंत अपनी बेटियों से बात करें, समय बहुत जरूरी है। बेटी, गांव में बहुत बुरा हाल है, सब कुछ तबाह हो गया है। क्या तुम कुछ मदद कर सकती हो? माँ, अभी मेरे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे माफ कीजिए। राम दुलारी बारी बारी से कामिनी, लता और रीना को फोन करती है। मेरे गहने तो बैंक में बंद हैं, अभी कोई मदद नहीं होगी। मेरे पास समय नहीं है माँ। रीना फोन नहीं उठाती। राम दुलारी निराश होकर फोन रख देती है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे। मैंने अपनी बेटियों को सिर्फ धन कमाने के लिए पाला था क्या? लगता है पैसे का नशा मेरी सीख से भी बढ़कर हो गया अब इनके लिए। उसी रात जब चारों बेटियां अपने अपने आलीशान घरों में अकेली थीं, उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। उन्हें अपनी माँ का संघर्ष याद आता है। माँ ने हमें इतना कुछ दिया, हमारी पढ़ाई, संस्कार और हमेशा सही रास्ता दिखाया, और जब उन्हें हमारी जरूरत थी, हम बहाना बना रहे थे कि हम बिजी हैं। क्या यही हमारी जिम्मेदारी है? क्या यही हमारा प्यार है? इन गहनों की क्या कीमत है अगर ये किसी के काम ही ना आ सके? माँ ने हमें सिखाया था कि दौलत सिर्फ खुद के लिए नहीं होती। अब लगता है कि हमारी सफलता का असली मतलब क्या है। मैं समझ पा रही हूँ, ये सब व्यर्थ है अगर दूसरों की मदद नहीं कर पाती। ये सब किस काम का, जब मैं अपनी माँ से एक बार बात भी नहीं कर पाई। बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ और नाम सब तो है, लेकिन वो खुशी नहीं है जो माँ के आशीर्वाद से मिलती। मैं भूल गई कि असली अमीरी माँ की दुआ में है। मैं दुनिया के सबसे बड़े और अच्छे अस्पताल में हूँ, लेकिन फिर भी खुद को खाली महसूस कर रही हूँ। अपनी माँ को सहारा नहीं दे पाई, वो अकेली है और मैं यहाँ दौड़ती रहती हूँ, काम में डूबी। क्या यही सफलता है? क्या यही मेरी जीत है, जब माँ की खुशी मुझसे दूर है? चारों बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थीं, लेकिन माँ की याद और उनकी गलती उन्हें हर पल परेशान कर रही थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि दौलत और सफलता तब तक अधूरी है जब तक उनका इस्तेमाल नेक काम और माँ के लिए नहीं होता। सभी को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बहनों, हम सब ने गलती की है। माँ ने हमें इतना प्यार और संस्कार दिया और हम उस प्यार के लायक भी नहीं रहे। ये सोचकर मेरा दिल टूट रहा है। सही कह रही हो सुनीता, हमने सिर्फ अपनी दौलत और काम में उलझकर माँ की जरूरत और गांव वालों की तकलीफ को नजरअंदाज किया। अब हमें अपनी माँ और गांव के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और उनका भरोसा फिर से जीतना होगा। मैं सोच रही हूँ, हमें बस बैठकर पछताने से कुछ नहीं होगा। चलो हम सब मिलकर गांव चलते हैं। माँ के लिए कुछ करना होगा ताकि उनकी मेहनत और आशीर्वाद व्यर्थ न जाए।
मैं भी कल की पहली फ्लाइट से आ रही हूँ। अब मैं अपनी माँ और गांव वालों के साथ हूँ। हमें मिलकर ये संकट दूर करना होगा। ठीक है बहनों, हम सब एक साथ हैं। अब बस माँ और गांव वालों के लिए सोचेंगे। हमारी दौलत और सफलता तभी मायने रखती है जब इसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए। हाँ, और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। माँ की खुशी और गांव वालों की मदद हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी सारी दौलत अब नेक काम में जाएगी। यही असली अमीरी है। कल से एक नई शुरुआत, माँ और गांव वालों के लिए। अगले ही दिन चारों बहनें अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से गांव वापस आती हैं। गांव का हाल देखकर वे हैरान रह जाती हैं। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी जरूरत को नजरअंदाज किया। अब हमें अपनी गलती समझ में आई है। हम सब अपनी दौलत गांव वालों की मदद में लगाएंगी। हाँ माँ, अब हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे। हम ये देखेंगे कि गांव के हर परिवार के पास खाना हो और घर हो। हम टूटे घर बनवाएंगे, खेतों में नए बीज डालेंगे और बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। माँ, मैं गांव में क्लिनिक खोलूंगी ताकि बीमार लोग बिना पैसे के इलाज कर सके। मेरी बेटियों, मुझे पता था कि तुम सब जरूर आओगी। असली दौलत प्यार और मदद में है। अब हम सब मिलकर गांव वालों के लिए काम करेंगे। देखो सब लोग, अब हर किसी के पास पहनने के लिए कपड़े होंगे। जो भूखे थे उन्हें खाना मिलेगा। अब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि सब खुश और सुरक्षित रहें। ये सिर्फ शुरुआत है। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। यहाँ ये नए बीज डाले हैं। बहुत जल्द ये लहलहा उठेंगे और गांव की फसल हरी भरी होगी। इस बार कोई नुकसान नहीं होगा। हम सब मिलकर देखेंगे कि हर खेत की देखभाल हो और कोई भी परिवार भूखा न रहे। देखो बच्चों, अब तुम्हारे पास पढ़ाई का सही मौका है। ये स्कूल तुम्हारे लिए है। तुम सीखोगे, खेलोगे और बढ़ोगे। हम चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो और तुम्हें अपने सपने पूरा करने का मौका मिले। अब कोई भी गांव वाला बीमार नहीं रहेगा। मैं हमेशा यहाँ रहूंगी और आपकी देखभाल करूंगी। अगर किसी को दवा या इलाज की जरूरत होगी तो मैं उनकी मदद करूंगी। कुछ ही समय में गांव फिर से खुशहाल हो गया। राम दुलारी अब अकेली नहीं थी। उनकी चारों बेटियां उनके साथ थीं और सब मिलकर गांव की सेवा कर रहे थे। बेटियों, असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि नेक काम और दूसरों की मदद में होती है। तुम सबने दिखा दिया कि प्यार और सेवा से ही सबसे बड़ा खजाना पाया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन सिर्फ सोना चांदी या दौलत में नहीं होता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों का ख्याल रखते हैं और अपने अपनों का साथ निभाते हैं, तभी हमारी असली दौलत बढ़ती है। माँ और बेटियों की तरह हमें ये सीख लेनी चाहिए कि सच्ची खुशी और सम्मान अपने अच्छे कर्मों से आता है। यानी दौलत से ज्यादा कीमती है सच्चाई, मेहनत और दूसरों की भलाई, क्योंकि इन्हीं चीजों से समाज खुशहाल और सुरक्षित बनता है। मेहताब सिंह एक जाना माना अमीर व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां थीं। वो अपनी तीनों बेटियों को राजकुमारी की तरह रखता था। उसकी तीनों बेटियां रूबी, रुचि और रुचिका तीनों ही बहुत सुंदर और सुशील थीं। उसकी माँ को अब उनकी शादी की चिंता सता रही थी। इसीलिए एक दिन वो मेहताब सिंह से कहती हैं, सुनो जी, अपनी तीनों लड़कियां शादी के लायक हो गई हैं। हमें उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढ लेना चाहिए। तुम क्या सोचती हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने तो रुचिका के लिए लड़का भी ढूंढ लिया है। याद है तुम्हें मेरा वो दोस्त जो शहर में रहता है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसका बेटा आकाश मुझे बहुत पसंद है और हमारी रुचिका के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर कब आ रहे हैं वो लोग हमारी रुचिका को देखने के लिए? मैं सोच रहा हूँ कि इसी संडे को बुला लेता हूँ। और जैसे ही ये खबर तीनों बहनों को मिलती है तो रूबी और रुचि रुचिका को चिढ़ाने लगती हैं। सुना है हमारे होने वाले जीजाजी तो बहुत अमीर हैं। हमारी बहन की तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है। सोने पे सुहागा हो गया है। तुम तो वैसे भी शहर जाकर बसना चाहती थी। पिताजी ने बिल्कुल वैसा ही लड़का पसंद किया है जैसा मैं हमेशा से सोचती आ रही थी। बस अब तो वो मुझे पसंद कर ले। बस क्यों नहीं पसंद करेगा? अरे तुम तो सुंदर बहुत हो। ये सुनकर रुचिका मन ही मन बहुत खुश होती है।
संडे के दिन आकाश के घर वाले रुचिका को देखने आते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं और थोड़ी ही दिनों बाद रुचिका की शादी आकाश से बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी के कई दिन बाद। क्या बात है रुचिका, तुम तो शादी के बाद हम लोगों को भूल ही गई हो। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से शादी हुई है मैं तो घर पर रुकी ही नहीं हूँ। कभी यहाँ घूम रही हूँ, कभी वहाँ घूम रही हूँ, और आकाश जी ने तो मुझे इतनी शॉपिंग कराई है कि मैं क्या बताऊं। जल्दी ही तुम लोगों से मिलने आऊंगी। ये कहकर वो फोन काट देती है। मुझे तो लगता है हमारी बहन के ख्वाबों को पंख लग गए हैं, अब वो हमें मिलने तक नहीं आती है। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन मेहताब सिंह घर आते हैं। वो बड़े उदास थे। क्या हुआ, बड़े थके हुए लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अब क्या बताऊं, रुचिका की शादी की भाग दौड़ में काम को इतना टाइम दे ही नहीं पाया। वहाँ मेरे इतने दिनों तक न जाने के कारण मैनेजर ने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, जिस कारण हमको करोड़ों का घाटा हो गया है। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? और तभी मेहताब सिंह अपना सीना पकड़कर बैठ जाते हैं। उसकी पत्नी अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है और फिर जल्दी ही मेहताब सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए, इनको हार्ट अटैक आया है और हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना है, इसलिए आप जल्दी से पैसे जमा करा दीजिए। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं अभी घर से पैसे लेकर आती हूँ। और दोनों बहनें घर आती हैं और पैसे लेकर जाती हैं। ऑपरेशन सही से हो जाता है, लेकिन मेहताब सिंह की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। उन्हें बहुत गहरा सदमा लग गया था। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया। रुचिका को भी तो बताना था। तू जरा रुचिका को फोन तो लगा। माँ, मैंने कल फोन किया था, दीदी को बता दिया था कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन वो देश से बाहर गई हुई है और कह रही थी कि आने में टाइम लग जाएगा। और उधर आकाश रुचिका को उसके पिताजी के बारे में बताता है। क्या कहा तुमने? मेरे मायके में सब लोगों के साथ इतना कुछ हो गया है, अब वो लोग गरीब हो गए हैं। अब मुझे लगता है हमें वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि यहाँ की लापरवाही भी हम पर भारी पड़ जाए। पिताजी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे तो हमें सीख लेनी चाहिए ना। आकाश को भी रुचिका की बात सही लगती है। वो अपने बिजनेस पर ध्यान देता है। उधर रुचिका अब अपनी बहनों का फोन भी नहीं उठा रही थी। पता नहीं क्यों रुचिका फोन ही नहीं उठा रही है। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? एक काम करते हैं माँ, मैं और रुचि कल उसके पास जाते हैं। हाँ बेटा, आजकल कुछ नहीं पता। जब हमारे साथ इतना कुछ हो गया तो क्या पता वहाँ भी कुछ हो गया हो। तुम एक काम करो, कल सुबह ही निकल जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी की देखभाल कर लूंगी। दोनों बहनें सुबह सवेरे बस में बैठकर रुचिका के पास जाती हैं। उस समय रुचिका अपने घर पर आराम से बैठे हुए टीवी देख रही थी। दोनों बहनों को देखकर वो हैरान हो जाती है। तुम यहाँ आराम से टीवी देख रही हो और हम लोग तुमको देखकर कितना परेशान थे। हमें लगा कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम दोनों ऐसे यहाँ बिना बताए कैसे चली आई? तुम्हें तो हमारी फिक्र है ही नहीं, है ना? न बाबा की न माँ की। हमें तो तुम्हारी फिक्र है ना। अब आ ही गई हो तो बताओ, ठंडा लोगी या गर्म? और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों बहनों को रुचिका का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ी देर वहाँ बैठकर चली आती हैं। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती हैं। लगता है हमारी रुचिका को हमारी गरीबी पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, दिन सदा एक से नहीं रहते। उधर मेहताब सिंह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और एक दिन वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब तो दोनों बहनों और माँ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो लोग रुचिका को बहुत फोन करते हैं, लेकिन रुचिका फोन नहीं उठाती। घर के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब दोनों बहनों को नौकरी करनी पड़ती है। एक दिन रूबी एक प्रोजेक्ट बनाकर अपने मैनेजर हर्षित को दिखाने के लिए जाती है। बहुत अच्छा, हमें इसी की जरूरत थी। तुम तो सचमुच में बहुत ही टैलेंटेड हो। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। फिर हर्षित के कहने पर उस प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, जिसमें कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। रूबी की तरक्की हो जाती है और वहीं हर्षित भी रूबी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तुम्हें मेरी माँ से बात करनी होगी और मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, हम लोग एक समय में बहुत अमीर थे, लेकिन आज हमारे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारी कोई डिमांड है तो अभी बता दो। अरे नहीं रूबी, मेरी कोई डिमांड नहीं है।
अरे मेरे पास तुम हो ना, और मैं जानता हूँ तुम कितनी टैलेंटेड हो। तुम तो रंग को भी राजा बना सकती हो। फिर हर्षित रूबी की माँ से मिलता है और रुचि और उसकी माँ को हर्षित बहुत अच्छा लगता है। ऐसे रूबी की शादी बड़े ही सादे तरीके से हो जाती है, लेकिन वो हर हफ्ते रुचि और अपनी माँ का पता लेने के लिए जरूर आती थी। रुचि बेटा, दोनों बहनों की तुम्हारी शादी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी शादी हो जाए। तुम तो जानती हो मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, न जाने कब आंखें बंद हो जाएं। अपने जीते जी मैं भी तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। और तभी रूबी और हर्षित भी वहाँ आ जाते हैं। माँ की बात सुनने के बाद हर्षित कहता है, माँ जी आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। रुचि के रिश्ते की बात लेकर ही हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। मेरे छोटे भाई से तो आप कितनी बार मिली हैं। मैं चाहता हूँ कि रुचि की शादी उससे हो जाए और आप भी हमारे साथ ही रहें। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन बेटी के घर में मैं कैसे रह सकती हूँ? देखिए आप भी जानती हैं माँ जी कि हम दोनों भाइयों के सर पर माता पिता का साया नहीं है। आप साथ रहेंगी तो हमें भी सहारा हो जाएगा। फिर रूबी भी अपनी माँ को मना लेती है। इस तरह रुचि की शादी हर्षित के भाई हर्ष के साथ हो जाती है। वो चारों दिल लगाकर मेहनत करते हैं और अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लेते हैं। और वहीं रुचिका का पति एक बहुत बड़े घोटाले में शामिल हो जाता है, जिस कारण वो और रुचिका बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। रुचिका के नाम पर भी आकाश ने कई गैर कानूनी प्रॉपर्टी ली हुई थी, जिस कारण उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अरे देखो भैया, ये तो रुचिका और उसका पति है ना, ये लोग तो बहुत बड़े घोटाले में पकड़े गए हैं। हाँ मैंने भी अभी अभी सुना मार्केट में इन लोगों का बड़ा ही नाम खराब हो गया है और इनका दिवालिया भी निकल गया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग कभी उभर ही नहीं पाएंगे। और ये बात रुचि और रूबी की माँ सुन लेती है। ये क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या तुम लोग उसका साथ नहीं दोगे? मैं मानती हूँ बेटा कि उसने हमें हमारे बुरे वक्त में ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन बेटा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रुचि और मैं अभी इसी बारे में ही बात कर रहे थे। हमें लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम उन्हें ऐसी सिचुएशन में अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो चारों गाड़ी में बैठकर आकाश और रुचिका से मिलने के लिए जेल जाते हैं। रूबी, रुचि, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय मुझे लग रहा था कि तुम लोग गरीब हो गए हो और मुझे मदद करनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं खुद तुम लोगों से मदद मांग रही हूँ। मेरी मदद करो। डरो मत, हम है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी बेईमानी से पैसा कमाने की नहीं सोचूंगा। और फिर 2 साल तक केस चलने के बाद आकाश और रुचिका को छोड़ दिया जाता है। रुचि और रूबी अपने पतियों के साथ मिलकर उन दोनों की मदद करती हैं। इस तरह एक बार फिर आकाश और रुचिका अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं और अपनी माँ से मिलने के लिए रुचिका घर आती है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड हो गया था और मुझे लगता था कि मुझे अब रिश्तों की जरूरत नहीं रही। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। एक बात याद रखना, बुरे वक्त में हमेशा अपनों के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि बुरा वक्त कब और कहाँ किस पर आ जाए। जिस तरह एक धागा मोतियों को पिरोकर माला बनाता है ना, इसी तरह सुख दुख में हमेशा साथ रहना चाहिए। फिर आकाश और रुचिका दोनों सब से माफी मांगते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर खुश रहते हैं।